friends, in this video we are going to discuss various pH, PV and TS diagram for basic refrigeration cycle। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि डोम जो होता है फॉर PV डायग्राम, पीएच डायग्राम एंड टीएस डायग्राम, वो डोम किस तरीके से वेरी करता है और आप क्वेश्चंस में कौन सा चार्ट यूज़ करने वाले हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए चार्ट यूज़ करते हैं वो डिफरेंट रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए मीन्स फॉर डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स द पीएच चार्ट और पीवी चार्ट, टीएस चार्ट विल आल्सो बी डिफरेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच चार्ट या पीवी चार्ट इसका डोम कैसा होता है और डिफरेंट रेफ्रिजरेंट के लिए हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो टीएस डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, बट क्या है कि एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे प्रोसेस है इन इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड थ्रॉटलिंग वाल्व, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द आइसोबैरिक प्रोसेस, दिस इज आइसेंट्रोपिक एंड फ्रॉम 3 to 4 दिस इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस और आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो 4 to 1 आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन, दिस इज 4 to 1 एंड इसमें क्या है कि हम टीएस डायग्राम में जो भी हमारी ये वाली लाइन है, आइसोबैरिक लाइन है, उसको हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ये P इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे हमने दिखाया भी आइसोबैरिक लाइंस को। तो क्या है कि इसी लाइन पे हम ये आइसोबैरिक हीट एब्जॉर्प्शन को ड्रॉ करेंगे। 1 to 2 दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस और यहाँ पे वर्क कंज्यूम कर रहा है। 2 to 3 आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस एंड 3 to 4 ये जो हमारा है ये आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इसको डॉटेड लाइन से क्यों शो किया है, क्योंकि ये हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और अभी हम इसका पीएच और पीवी डायग्राम देखते हैं कि कैसा होता है। यहाँ पे वो सेम प्रोसेस पीएच डायग्राम और पीवी डायग्राम में भी शो किया गया है। तो दिस इज इवेपोरेटर, दिस इज कंप्रेसर एंड दिस इज बेसिकली कंडेंसर एंड दिस इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस और वी कैन से दैट थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि पीएच डायग्राम में जो हमारी आइसेंट्रोपिक लाइन है हम इसको कुछ इस तरीके से शो करते हैं यहाँ पे, और आइसोबैरिक लाइंस को दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो हम इस पूरी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को ऐसे शो करेंगे। और ये जो है यहाँ पे नीचे इस एक्सिस पे हम एंथैल्पी को शो कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस की लाइन होगी ये हमारी कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। तो इसमें क्या है कि जो हम जो ये T इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन जो हम इसमें ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अभी मैं इसको आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि डिफरेंट पीएच चार्ट में ये जो भी आइसेंट्रोपिक लाइंस है, आइसोथर्मल लाइन है, आइसोबैरिक लाइन है, ये कैसे शो किया जाता है, ये एक्चुअल में कैसी लाइंस होती हैं, ये अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। एंड दिस इज पीवी डायग्राम। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डोम का बहुत ज़्यादा अंतर है पीवी डायग्राम में और पीएच डायग्राम में और पीवी डायग्राम में और टीएस डायग्राम में भी। टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम आपको थोड़ा सिमिलर लग सकता है, बट क्या है कि टीएस डायग्राम में आपने देखा होगा कि इस लाइन के दोनों तरफ ये हमारा जो भी शेप है वो कुछ न कुछ एक्चुअल में बिल्कुल सेम जैसा लग रहा है, बट पीवी डायग्राम में क्या है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के तरीके होता है और उसके बाद ये फर्दर इस तरीके से। तो ये जो भी पीएच और पीवी और टीएस डायग्राम हमने डिस्कस किया है, तो इसमें से न्यूमेरिकल में हम कौन सा यूज़ करते हैं। एक्चुअली हमको क्या करना है कि जो भी हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, Q एब्जॉर्प्शन, Q रिजेक्शन या W, तो वो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एंथैल्पी की वैल्यू से ही हम फाइंड आउट करते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QA मीन्स हाउ मच हीट द इवेपोरेटर विल एब्जॉर्ब फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, देन इट विल बी H1 minus H4. Same for compressor work, this will be H2 minus H1. For this is actually condenser. For condenser process, Q rejection will be
H2 माइनस H3। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम हर पॉइंट पे, जितने भी हमारे पॉइंट हैं, अगर हम इस पे सिंपल एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट करते ही हम चाहे जो भी यहाँ पे निकालना चाहें, आइदर हीट और वर्क, जो भी कंडेंसर के लिए या इवेपोरेटर के लिए, वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि पीएच चार्ट में यहाँ पे इस एक्सिस पे हमारा जो है ये एंथैल्पी की वैल्यू गिवन होती है इस एक्सिस पे। तो यहाँ से क्या है कि हम सीधा सीधा यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं सारे पॉइंट्स पे। इसलिए हम पीएच चार्ट का ही बेसिकली यूज़ करते हैं। जो भी बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसका सीओपी निकालने के लिए, वर्क निकालने के लिए, और जो भी डिफरेंट हीट है इन इवेपोरेटर एंड कंडेंसर उसको निकालने के लिए। तो इसीलिए हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो पीएच चार्ट होगा हमारी बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल में। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली हमारे अलग अलग रेफ्रिजरेंट के लिए ये चार्ट दिखता कैसा है। सो दिस इज द पीएच चार्ट फॉर रेफ्रिजरेंट R12। एक्चुअल में क्या है कि हर रेफ्रिजरेंट के लिए जो भी ये चार्ट हमको अवेलेबल होगा, ये हर रेफ्रिजरेंट के लिए हमारा अलग अलग होता है। जैसे ये जो हमारा R12 के लिए है, अगर आप सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे कि पीएच चार्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपका ये चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट है, इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस को कैसे शो किया गया है। सपोज करिए यहाँ पे अलग अलग कलर से दिखाया गया है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। और आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ये पीएच डायग्राम है। तो क्या है कि इसमें हमारे जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी इस चार्ट में, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है। और ये जो हमारा यहाँ पे रेड लाइन से शो किया गया है, वो क्या है कि हमारी स्पेसिफिक एंट्रोपी की लाइन है। ये आपको यहाँ पे रेड लाइंस दिख रही होंगी, ये हमारी स्पेसिफिक एंट्रोपी की लाइन है। टेम्परेचर का जो ये डायग्राम है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो ब्लू लाइन से शो किया गया है टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर। अभी हमने अपने इस डायग्राम में यहाँ रेड से दिखाया था कि ये हमारा जो है टेम्परेचर लाइन है। और इसी तरीके आप ड्राइनेस फ्रैक्शन की भी लाइन देख सकते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्चुअली इस डोम के अंदर होता है। वैल्यूज़ में आप निकालते हैं कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गिवन है। तो ये हमारा बेसिक पीएच चार्ट है फॉर रेफ्रिजरेंट R12। सेम इसी तरह हम अलग अलग रेफ्रिजरेंट के लिए देख सकते हैं चार्ट। तो अभी हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से अगर दिखाते हैं कि ये एक्चुअली R404 के लिए हमारा पीएच चार्ट यूज़ किया गया है। तो दिस इज़ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, दिस इज़ आइसेंट्रोपिक लाइन्स। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो रहा होगा। एंड दिस इज़, ये जो हमारी लाइन है, ये कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है। तो इसमें क्या है कि इस पीएच डायग्राम में यहाँ से हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, आइए अब हम वो देखते हैं। क्योंकि हमको जो मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन में दिया जाता है, कौन सी वैल्यूज़ दी जाती हैं, और हम कैसे हर पॉइंट पे कैसे जो है पीएच चार्ट बना के हर पॉइंट पे एच की वैल्यू निकालते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। तो सपोज करिए आपको कहीं पे इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूजिंग R12 रेफ्रिजरेंट वर्क ऑन सिंपल सैचुरेटेड साइकिल विद ड्राई कंप्रेशन बिटवीन टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट। और ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा, कि कौन सा रेफ्रिजरेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो पहले ही हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्योंकि जो भी हम चार्ट यूज़ करने वाले हैं, वो कौन सा चार्ट यूज़ करने वाले हैं, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो वो जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर रहे होंगे, चाहे वो अमोनिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर R12 हो, वो हमको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो टेम्परेचर गिवन है -15 to 30 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द पीएच चार्ट फॉर रेफ्रिजरेंट R12। तो हमको डिफरेंट रेफ्रिजरेंट का चार्ट भी अवेलेबल होगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर रेंज हमको दिया गया है। तो वो टेम्परेचर रेंज हमको कितना दिया गया है कि -15 डिग्री सेल्सियस सपोज करिए समथिंग यहाँ पे
एंड 30 डिग्री सेल्सियस मीन्स दिस। तो क्या है कि यहाँ पे हमको टेम्परेचर रेंज दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस टेम्परेचर रेंज से हमको सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जितनी भी चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी गई हैं। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए सबसे पहले हम वो देखते हैं। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर दे दिया गया है, और भी हो सकता है कि डिफरेंट टाइप से हमको क्वेश्चंस दे सकता है। तो इसके लिए क्या है कि हम देखते हैं कि आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया कि -15 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको तो तुरंत समझ में आ रहा होगा कि -15 डिग्री सेल्सियस इज़ फॉर द इवेपोरेटर एंड 30 डिग्री सेल्सियस इज़ फॉर द कंडेंसर। लेकिन आपको क्वेश्चन में किसी भी तरीके से अगर ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों चीज़ों के लिए हमको कुछ इस तरीके से भी दे सकता है। कंडेंसर के लिए हमको बोल सकता है कि द हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर, जैसे कंडेंसर है तो वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है और इवेपोरेटर हमारा लो टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी कंडेंसर है तो उसकी कंडेंसर ना बोल के डायरेक्टली हमको बोल सकता है कि द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर इज 15 डिग्री -15 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। और ये भी बोल सकता है कि द टेम्परेचर ऑफ हाई प्रेशर हीट एक्सचेंजर और द प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर हीट एक्सचेंजर। जो भी हमारा ये कंडेंसर यहाँ पे, तो ये कंडेंसर हमारा हाई प्रेशर पे जो वर्क करता है और इवेपोरेटर लो प्रेशर पे वर्क करता है। और जो भी ये इवेपोरेटर है ये लो टेम्परेचर पे वर्क करता है एंड कंडेंसर इज हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर। तो वही मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बहुत ही डिफरेंट फॉर्म में भी हमको दिए जा सकते हैं। तो टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ कंडेंसर दिया जा सकता है, या हाई प्रेशर हीट एक्सचेंजर बोल सकता है, या हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर बोल सकता है। जबकि इवेपोरेटर को लो टेम्परेचर या लो प्रेशर हीट एक्सचेंजर बोल सकता है, या फिर सीधा इवेपोरेटर का टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन हो सकता है। तो आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाए बहुत ही आसानी से इजली आप इसको समझ सकते हैं कि इवेपोरेटर या कंडेंसर दोनों में से हमको कौन सी वैल्यू दी गई है। इस चीज़ का आपको जो है माइंड में इसको रखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी ये क्वेश्चन हमने देखा, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे बेसिकली अभी हम इस चार्ट से, आइए हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे -15 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे गिवन है। तो हमको सिंपली फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि चार्ट में जैसे आप यहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस जो भी यहाँ पे दिख रहा होगा -15 डिग्री सेल्सियस, इस पर हमको एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं इसमें ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे। तो सपोज करिए दिस इज -15 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड सेकेंड, हमको जो सेकेंड टेम्परेचर गिवन है वो 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है। सेम इसी तरीके हमको 30 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी क्या है कि हमको दिया गया है क्वेश्चन में कि जो भी हमारा कंप्रेशन वो ड्राई कंप्रेशन है, मीन्स कंप्रेशन प्रोसेस हमारा यहाँ से चालू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंप्लीटली सेचुरेटेड वेपर फॉर्म में है, कोई भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स यहाँ पे नहीं होते। तो ड्राई कंप्रेशन मीन्स जो भी कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल जीरो है, सिर्फ और सिर्फ सेचुरेटेड वेपर है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारे रेड लाइंस, सपोज करिए हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ हमने ये ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे कि ये रेड लाइन से जो भी हमारी सेचुरेटेड वेपर लाइन से यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये स्पेसिफिक एंट्रोपी की लाइन है। तो उसी के पैरेलल या कोई जो लाइन यहाँ पे गई है रेड लाइन, उसी के ऊपर से हमको क्या करना है, स्पेसिफिक एंट्रोपी का हमको लाइन बना लेना है। मीन्स रेड से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज करिए इस तरीके से यहाँ से एक लाइन पास हो रही थी। सो दिस इज द स्पेसिफिक एंट्रोपी लाइन। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम पूरा का पूरा साइकिल ड्रॉ करना चाहें तो जो भी आइसेंथैल्पिक लाइन होती है उसको हम वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ड्रॉ हो चुका है। मीन्स दिस इज 4 1 2 एंड दिस इज 3।
ये बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल ड्रॉ हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल ड्रॉ हो गई है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया, जो भी टेम्परेचर यहाँ पे गिवन था उस टेम्परेचर पे हमने सीधी एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने सिर्फ ये 2 लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ की हैं। दिस इज आइसेंट्रोपिक लाइंस, मीन्स जो भी हमारी एंट्रोपी एट पॉइंट 1 विल बी इज इक्वल टू द एंट्रोपी एट पॉइंट 2। और ये आइसेंट्रोपिक लाइंस ये हमको ग्राफ में गिवन होंगी, इसको हमको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये हम कैसे ड्रॉ करें। और ये हमने आइसेंथैल्पिक लाइन ड्रॉ की है। जैसा कि हम जानते हैं जो भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है वो हमारा आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। तो ये मैंने इसमें यहाँ पे ड्रॉ किया है, बट आपको क्या करना है कि इसी चार्ट में ये सारे प्रोसेस ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ से हमको एंथैल्पी की वैल्यू कैसे मिलेगी, चार्ट में आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ पे स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है। मीन्स सारे पॉइंट पे सपोज करिए ये -15 डिग्री सेल्सियस यहाँ आया, तो हम यहाँ पे आके देख लेते हैं ये पॉइंट, सपोज करिए ये 190 किलो जूल पर केजी गिवन है। सेम इसी तरीके हम सारे पॉइंट्स पे, एंड दिस इज 30 डिग्री सेल्सियस, सपोज करिए 30 डिग्री सेल्सियस पे हम इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, वर्टिकल लाइन सॉरी, ड्रॉ किए। तो ये कुछ यहाँ पे आया 210 किलो जूल पर केजी। और यहाँ पे सेम इसी तरीके फॉर 30 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 और 80 के बीच, दिस इज समथिंग 65 और 70 किलो जूल पर केजी। एक्चुअल में इनके बीच में वैल्यूज ऑफ इंटरपोलेशन से निकाल लीजिए करिए। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो है 10 mm का इनके बीच में डिफरेंस है। मीन्स 10 mm का जो डिफरेंस है इनके बीच में, ये 20 यूनिट का डिफरेंस है, उसको हम मीन्स 1 mm जब हम चलेंगे तो हमको 2 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे 2 mm हम मूव किए, मीन्स 2 2 4, यहाँ पे 64 किलो जूल पर केजी हमको मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस इंटरपोलेशन से सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो सपोज करिए आपको यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू ईच पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गई है, सारे पॉइंट्स पे एंथैल्पी की वैल्यू कुछ मिल गई है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, जैसे 120 किलो जूल पर केजी, 190 H1 विल बी इज इक्वल टू 190 किलो जूल पर केजी, H2 विल बी इज इक्वल टू 220 किलो जूल पर केजी, एंड H3 H4 विल बी इक्वल बिकॉज दिस इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सारी वैल्यूज मिल गई, हर पॉइंट पे H की वैल्यू मिल गई। तो आपको यहाँ पे अगर हम कितना हीट एब्जॉर्ब हुई इन इवेपरेटर वो फाइंड आउट करने के लिए H1 माइनस H4 सिंपली कर देंगे। H1 माइनस H4 मीन्स 190 माइनस 120, ये वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाएगी किलो जूल पर केजी में। फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस जो है, इसके लिए कितना वर्क कंज्यूम हुआ फ्रॉम 1 to 2, इसको 1 to 2 कंप्रेस करने में। तो इसको निकालने के लिए सिंपली हम H2 माइनस H1 यहाँ पे करके 220 माइनस 190 किलो जूल पर केजी में आ जाएगा। और सेम कितनी हीट कंडेंसर ने एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट की, उसके लिए हम क्या करेंगे, H2 माइनस H3। H2 हमारा गिवन है 220 किलो जूल पर केजी माइनस H3 विल बी इक्वल टू 120 किलो जूल पर केजी। यूनिट का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से सिंपली क्यू रिजेक्शन की वैल्यू भी हमारी 100 किलो जूल पर केजी आ जाएगी। तो COP, जो भी हमारा COP होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल का, उसको हम कैसे निकालते हैं। COP सिंपली हम लिखते हैं डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो COP निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो कितनी हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस, यही हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है। तो ये 190 माइनस 120 दिस इज सिंपली 70 किलो जूल पर केजी। और वर्क इनपुट हमको यहाँ पे कितना देना पड़ा, वर्क इनपुट 220 माइनस 190, ये सिंपली हमारा हो जाएगा 30 यूनिट किलो जूल पर केजी। तो COP की जो यहाँ पे हमको वैल्यू आएगी वो 7/3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यूज पूछता है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको पूछता है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द इवेपरेटर, वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। वर्क कितना कंज्यूम हुआ इन दिस प्रोसेस, इन दिस होल प्रोसेस, वो भी सिंपली आप H2 माइनस H1 फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी हीट रिजेक्ट हुई
इन कंडेंसर वो भी H2 माइनस H3 से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ओवरऑल COP इस साइकिल की कितनी है वो भी आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने ये प्रोसेस पूरा का पूरा एक पेज पे ड्रॉ करके बताया है, बट आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी जिस भी रेफ्रिजरेंट के लिए हमको यहाँ पे वैल्यूज दी जाएंगी, सपोज करिए -30 डिग्री सेल्सियस और -20 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया हो, जैसे यहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन था और 30 डिग्री सेल्सियस। आपको सिंपली क्या करना है, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। आपको यहाँ पे स्केल से एक इस तरीके से -15 डिग्री सेल्सियस की लाइन ड्रॉ करनी है सीधी, और उसके बाद 30 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो आइसेंट्रोपिक लाइंस दी गई है, मीन्स ये जो रेड वाली लाइंस दी गई हैं जिसपे एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में आपको आइसेंट्रोपिक लाइंस ड्रॉ करनी है। आप यहाँ से आइसेंट्रोपिक लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब आपको यहाँ पे डाउट आ सकता है कि यहाँ से तो कोई रेड लाइंस पास ही नहीं हो रही हैं, तो आप जो भी बिल्कुल इसके करीब से जो लाइन पास हो रही होंगी रेड लाइन, उसी के पैरेलल आपको जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आप सिंपली इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा -30 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे क्या कि अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से ही हम यहाँ पे जो एक्सपेंशन प्रोसेस है उसको हमने करा दिया है, आप सिंपली ये एज्यूम कर लेंगे। तो जब पूरी प्रोसेस आप यहाँ पे बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है जिस टेम्परेचर पे, आप यहाँ पे जब ड्रॉ कर लेंगे तो सिंपली आपको यहाँ से जो भी नीचे वैल्यू गिवन है इन किलोजूल पर केजी, वो वैल्यूज आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे आप सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड फॉर पॉइंट नंबर 4। ये ड्रॉ करने के बाद आप H1 माइनस H4 जो भी Q एब्जॉर्प्शन की हीट रिजेक्शन प्रोसेस, जो भी ये हीट कितनी रिजेक्ट हुई, कितना वर्क कंज्यूम हुआ, वो आप यहाँ से इस चार्ट से फाइंड आउट करके और उसके बाद यहाँ पे आप COP निकाल सकते हैं सिंपली। और अगर यहाँ पे आपको सपोज करिए मास ऑफ रेफ्रिजरेंट भी पूछ लेता है तो आप उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारे पार्ट हैं, मैं सारे पार्ट को डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये भी मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा जब मैं टेबल से न्यूमेरिकल लगाऊंगा। अभी तो मैं चार्ट से न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ, जब मैं टेबल से न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो वहाँ पे मास ऑफ रेफ्रिजरेंट और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करूँगा। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपको मास ऑफ रेफ्रिजरेंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्वेश्चन में ही जो भी हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसकी वैल्यू दे देगा। सपोज 1 TR या 2 TR, ये पहले से ही वैल्यूज हमारी गिवन होंगी, या फिर वर्क की वैल्यू हमें गिवन होगी, या क्यू रिजेक्शन प्रोसेस जो है इसकी वैल्यू भी हमको गिवन होंगी। तो सपोज करिए हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू पहले से ही 2 TR दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 × 3.567, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से ये जो हमारी वैल्यू है ये किलो जूल में आ जाएगी। तो आपको मास ऑफ रेफ्रिजरेंट निकालने के लिए क्या करना है, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पे आएगा, सपोज करिए ये 7 पॉइंट समथिंग आ गया, विल बी इज इक्वल टू जो भी हमने यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाला हुआ है H1 माइनस H4 करके, ये हमारा 70 आया है। तो ये जो 70 आया है एक्चुअली दिस इज किलो जूल पर केजी। अगर आपको किलो जूल में लाना है तो मास ऑफ रेफ्रिजरेंट या मास फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट से यहाँ पे एक्चुअली किलो जूल पर सेकेंड में आता है, तो मास फ्लो रेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट की वैल्यू पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है वो आप आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या है कि कोई भी वैल्यू हमें पहले से गिवन हो तो आप वहाँ पे तुरंत समझ जाइए कि हमको मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट भी निकालना है। जैसे एक टाइम ऐसा हो सकता है कि वर्क की वैल्यू इन किलोवाट पहले से दी गई हो, तो आप सोचे कि यहाँ पे तो वर्क की वैल्यू दी जा चुकी है, तो एक्चुअल में क्या है कि जो आप निकाल रहे हैं वो किलो जूल पर केजी में वर्क आ रहा है। अगर उसमें हम केजी पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जाके आपको वहाँ पे मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो ये था हमारा कि हम चार्ट से कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन गिवन है उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे टेबल है, एक्चुअल में क्या है कि हमको टेबल से मोस्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, या हमको टेबल गिवन होती है। जैसे ये हमारी टेबल है,
तो ये हमको गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे ये R113 के लिए हमारा ये पूरा का पूरा टेबल गिवन है और सारी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करके निकालना रहेगा, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।